Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 25th June 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. So before I take up the first topic of the day, I want to announce that content enrichment part 4 has been uploaded in the portal. सो मेंस अपीयरिंग स्टूडेंट्स जिनको अब अगले महीने मेंस लिखना है एपीएससी का, वो लोग अब न्यूज़पेपर एनालिसिस देखना छोड़ सकते हैं। कंटेंट एनरिचमेंट पार्ट 4 आप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आप पढ़ाई कीजिए। जितना हमने कंटेंट एनरिचमेंट के थ्रू करंट अफेयर्स कर लिया वो मोर देन इनफ है, इससे ज़्यादा कुछ आएगा नहीं। तो कंटेंट एनरिचमेंट प्लस स्टैटिक क्लासेस के आइडियाज़ को आप कंपाइल करें, रिवाइज करें, दैट इज़ गोइंग टू बी सफिशिएंट। अब आप एक महीने न्यूज़पेपर एनालिसिस या बाकी सारी चीज़ें छोड़ सकते हैं। चलिए, लेट अस टेक अप द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द डे, दैट इज अबाउट रीनेमिंग ऑफ केरला टू केरलम। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। तो हाल फिलहाल में केरला असेंबली ने एक रिजोल्यूशन पास किया है जिसके अंतर्गत दे हैव डिमांडेड कि केरला स्टेट का नाम बदल करके केरलम कर दिया जाए। अगर आपको याद आ रहा हो तो पिछले साल भी अगस्त महीने में इस तरीके का एक आर्टिकल हमने कवर किया था। तो पिछले साल भी केरला असेंबली ने ऐसा ही एक रिजोल्यूशन पास किया था। उन्होंने वापस से एक रिजोल्यूशन पास किया है जहां उन्होंने डिमांड किया है कि उनके स्टेट केरला का नाम बदल करके केरलम कर दिया जाए। तो रिजोल्यूशन रीड समथिंग लाइक दिस कि आवर स्टेट in Malayalam should be known as Keralam, not Kerala. But the first schedule mentions the name of our state as Kerala. इसीलिए उन्होंने रिजोल्यूशन पास करके भारत सरकार को रिक्वेस्ट किया है कि वो केरला स्टेट का नाम बदल करके केरलम कर दे। अगर केरला स्टेट की बात की जाए तो इट वाज क्रिएटेड इन 1956। आपने पढ़ा होगा इंडियन पॉलिटी में 3 कमिटीज बनाई गई थी आज़ादी के बाद, मतलब बहुत फ्रिक्वेंटली बनाई गई 3 कमिटी। जेवीपी उसमें से एक थी, फिर जो आखिरी बनाई गई वो थी फजल अली कमीशन। वो फजल अली कमीशन रिगार्डिंग स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, इनके कहने पे इनमें 4 प्रोविजंस दिए गए थे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन को लेकर के, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस एंड ऑल। उसमें लिंग्विस्टिक बेसिस भी एक क्राइटेरिया था फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट बाउंड्रीज। तो इंडियन पॉलिटी में जो आपने 3 कमीशन पढ़े उनमें से जो तीसरा कमीशन था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन को लेकर के, फजल अली कमीशन 1956 में, उनके 4 क्राइटेरियाज थे स्टेट के रीऑर्गेनाइजेशन के। उसमें से एक था रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। उसी बेसिस के ऊपर फिर केरला स्टेट को एक अलग से स्टेट का दर्जा दिया गया और केरला स्टेट को कॉन्स्टिट्यूट किया गया इन 1956। लेकिन तब से केरला का नाम केरला है, नॉट केरलम, जबकि वहाँ के लोग डिमांड करते हैं कि उनके स्टेट का नाम मलयालम में केरलम होना चाहिए। अगर केरला की बात की जाए तो चूंकि इस आर्टिकल में मेंशन्ड है तो हम लोग देख लेते हैं, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट रहेगा। केरला स्टेट का जो पहली बार जो हिस्टोरिकल रेफरेंस हमें आज के टाइम में मिलता है वो मिलता है अशोका के सेकेंड रॉक एडिक्ट से, विच डेट्स बैक टू 257 BC। तो जो रॉक एडिक्ट है अशोका का, आपको पता है कि किंग अशोका आफ्टर बैटल ऑफ कालिंगा ही was transformed, he adopted Buddhism and then he started spreading the message of love and harmony। और वो जो मैसेज है लव और हारमनी का, उस टाइम में तो रेडियो टीवी समाचार ये सब तो होते नहीं थे, तो मैसेज ऑफ लव एंड हारमनी वो स्प्रेड किया करते थे थ्रू हिज रॉक एडिक्ट्स, पिलर एडिक्ट्स। तो ऐसे रॉक के ऊपर इनग्रेविंग करवा करके वो मैसेज फ्रॉम द किंग डिलीवर करवाते थे टू हिज सब्जेक्ट्स। तो इसी तरीके का एक रॉक एडिक्ट 257 BC का है जहाँ पे ऐसा कुछ लिखा हुआ है, किंग प्रियदर्शन। तो आफ्टर कलिंगा war when he was transformed Ashoka, he started to call himself प्रियदर्शन, beloved of God, कि now I am in love of God, अब मैं भक्ति मार्ग पे सॉर्ट ऑफ चल पा रहा हूँ, ऐसा वो मैसेज देना चाह रहे थे। तो किंग प्रियदर्शन, beloved of God, as well as those of his frontier sovereign, Cholas, Pandyas and Ketalaputra. Actually with Ketalaputra he meant या ये रॉक एडिक्ट मेंट केरला पुत्र। तो आप कह सकते हैं कि ये रॉक एडिक्ट, सेकेंड रॉक एडिक्ट ऑफ जो अशोका है, ये
साफ साफ बताता है कि अशोका के एम्पायर के अलावा साउथ में जो फ्रंटियर किंगडम्स थे या फ्रंटियर सोवरेंस थे वे थे चोलास, पांड्यास, सत्यपुत्रास एंड केरलापुत्रास। इस रॉक एडिक्ट को ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में। वैसे तो इसको ट्रांसलेट किया है डीआर भंडारकर साहब ने। तो इस तरीके से केरला का नाम आपको पहली बार सुनने को मिलता है किसी भी हिस्टोरिकल रेफरेंसेस में फ्रॉम दिस रॉक एडिक्ट। वापस से मुद्दे पे आते हैं। दिस वाज एन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन विथ रिस्पेक्ट टू हिस्ट्री जो प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है। अगेन मुद्दे पे आते हैं। केरला लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक रिजोल्यूशन पास किया है जहां उन्होंने डिमांड किया है कि उनके स्टेट केरला का नाम बदल करके केरलम कर दिया जाए। तो अब समझते हैं कि प्रोसेस क्या है किसी भी स्टेट के नाम को बदलने का। तो हमारे संविधान में दो तरीके बताए गए हैं स्टेट के नाम को बदलने के लिए। एक तरीका है विच इज इनिशिएटेड बाय द प्रेसिडेंट हिमसेल्फ। इसमें कैसा है कि फॉर रीनेमिंग अ स्टेट अ बिल हैज टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट बट दैट बिल विल बी put in the parliament only on the recommendation of the president. बट बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल, तो बिल पार्लियामेंट में रखने से पहले कि हम इस पर्टिकुलर स्टेट का नाम बदलना चाहते हैं, केरला से केरलम करना चाहते हैं, वो बिल पार्लियामेंट में रखने से पहले प्रेसिडेंट वो बिल भेजते हैं टू द रेस्पेक्टिव स्टेट असेंबली जिस स्टेट का नाम बदला जाना है, और उस स्टेट असेंबली से उनका ओपिनियन या व्यू मांगा जाता है इन ए स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम कि इतने टाइम के अंदर आप बताइए कि आपका क्या ओपिनियन है, आपके स्टेट का नाम हम लोग ऐसे बदलना चाहते हैं। अब उस स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अपना ओपिनियन देती है, बट वो जो ओपिनियन है इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट और द पार्लियामेंट। एक बार ओपिनियन ले लिया उसके बाद वो बिल वापस से रखा जाएगा पार्लियामेंट में उस पर डिबेट होगा, डिस्कशन होगा, फिर वोटिंग होगी, और वो बिल अगर सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाता है तो उसको पास माना जाएगा, और उसके बाद प्रेसिडेंट अगर अप्रूव कर देते हैं यानी कि फाइनल अपना असेंट दे देते हैं तो फिर वो बिल कानून में बदल जाएगा और उस स्टेट जिसके पर्सपेक्टिव में ये बिल रखा गया था उस स्टेट का नाम बदल जाएगा। तो ये है तरीका किसी भी स्टेट के नाम को बदलने का जहां पे द प्रेसिडेंट हिमसेल्फ और हरसेल्फ कैन स्टार्ट द प्रोसेस। बिल रखा जाएगा पार्लियामेंट में, लेकिन उसके पहले कंसर्न्ड लेजिस्लेटिव असेंबली से उनका व्यू लिया जाएगा इन ए स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो व्यू है इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट और द पार्लियामेंट उसके बाद सिंपल मेजॉरिटी से वो बिल अगर पास कर देती है और प्रेसिडेंट उसको साइन कर देते हैं, देन दैट बिल विल बी कन्वर्टेड इनटू अ लॉ एंड द स्टेट्स नेम विल बी चेंज्ड। ये जो तरीका है स्टेट के नाम को बदलने का, दिस इज एज पर आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें 4 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 1 to 4, उसमें आर्टिकल 1 में सारे जो स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, उनके नाम मेंशन किए गए हैं। आर्टिकल 2 इज अबाउट एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेट्स। तो अगर कोई नया स्टेट बनाना है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, या कोई नया स्टेट अगर इनकॉर्पोरेट किया जाना है भारत के यूनियन में तो उसके क्या प्रोसीजर हैं। आर्टिकल 3 इज अबाउट ऑल्टरेशन ऑफ स्टेट बाउंड्रीज या फिर ऑल्टरेशन ऑफ द नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। तो हम इसी आर्टिकल की बात कर रहे हैं। अगर किसी स्टेट का नाम बदलना है तो उसके लिए आर्टिकल 3 में प्रोविजंस दिए गए हैं, और पहला प्रोविजन ये है कि प्रेसिडेंट स्टार्ट कर सकते हैं एक रिजोल्यूशन की मदद से, वो रिजोल्यूशन जाएगा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास। दूसरा तरीका है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको अपना नाम बदलना है उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली एक रिजोल्यूशन पास करे और वो रिजोल्यूशन भेजा जाए भारत सरकार के पास। भारत सरकार में भी वो जाता है यूनियन होम मिनिस्ट्री के पास, और यूनियन होम मिनिस्ट्री उस रिजोल्यूशन के बेसिस पे एक प्रपोजल रखते हैं यूनियन कैबिनेट के सामने, और जिसमें कहा जाता है कि शेड्यूल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के नाम मेंशन हैं उनको अमेंड किया जाए, बिकॉज एक रिक्वेस्ट आया है इस पर्टिकुलर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से इस स्टेट के नाम को बदलने को। तो शेड्यूल 1 में स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के प्रॉपर नाम मेंशन्ड हैं, और इसके बेसिस पे फिर एक अमेंडमेंट बिल रखा जाएगा। तो यूनियन होम मिनिस्टर के पास रिक्वेस्ट आया, यूनियन होम मिनिस्ट्री के पास, यूनियन होम मिनिस्ट्री ने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के रिक्वेस्ट पे अगर फिर प्रपोजल यूनियन कैबिनेट के सामने रखा तो फिर यूनियन कैबिनेट पार्लियामेंट में एक बिल रख सकती है फॉर अमेंडिंग शेड्यूल 1, जिसके अंतर्गत उस
कंसर्न्ड स्टेट का नाम बदल दिया जाए, और वो बिल अगर सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाता है और प्रेसिडेंट उसको अपना एसेंट दे देते हैं, तो फिर द नेम ऑफ द स्टेट विल बी चेंज्ड। तो दो तरीके हैं स्टेट के नाम बदलने के, एक प्रेसिडेंट खुद स्टार्ट करें प्रोसेस, दूसरा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली प्रोसेस स्टार्ट करे। लेकिन दोनों में ही अल्टीमेट पावर लाइज विद द पार्लियामेंट, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का ओपिनियन जो है वो बस सजेशन रहेगा, इट विल नॉट बी बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। और स्टेट को बदलने का जो प्रोसीजर है उसको लेकर के प्रोविजंस मेंशन है आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसा कि मैंने आपको कहा, द फाइनल पावर लाइज विद द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट हैज पावर टू चेंज द नेम ऑफ द स्टेट इवन इफ द प्रपोजल डज नॉट कम फ्रॉम द कंसर्न्ड स्टेट। तो ये जो प्रोविजन है इसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा फेडरल फीचर के अगेंस्ट देखा जाता है कि आपने स्टेट का पूरा पूरा नाम बदल दिया, लेकिन उसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई से है ही नहीं। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली चाहे या ना चाहे, पार्लियामेंट के ऊपर उसका कोई इंपैक्ट नहीं है। पार्लियामेंट कैन अल्टीमेटली डू व्हाट इट इंटेंड्स टू डू विथ रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर स्टेट। तो ये एंटी फेडरल फीचर की तरह देखा जाता है। दूसरी ध्यान देने वाली बात फिल्म्स पर्सपेक्टिव से ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल रखा जाता है फॉर द चेंज ऑफ नेम ऑफ ए स्टेट, इट इज नॉट कंसिडर्ड अंडर एम्बिट ऑफ आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान में अमेंडमेंट्स के तीन तरीके बताए गए हैं। एक है अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी विच इज कंसिडर्ड एज आउटसाइड द एम्बिट ऑफ आर्टिकल 368। यह, और हम इसी अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं। अगर स्टेट्स के नाम बदलने हैं तो इसी तरीके का अमेंडमेंट चाहिए होता है, सिंपल मेजॉरिटी से उसको पास करना होता है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट या फिर न्यू नेम ऑफ द स्टेट कुड बी गिवन बाय दिस काइंड ऑफ अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन विच can be passed. Such constitution amendment bill can be passed by simple majority, and such amendments are not within the ambit of article 368. article 368 के अंदर स्पेशल majorities का कॉन्सेप्ट आता है, जिसमें 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स अगर वोट करते हैं तो जा करके वो बिल पास होगा। इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण चीजें जैसे रिमूविंग सीएजी या चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इन तरह के अगर प्रोविजंस हैं तो उसके लिए ये अगर इस तरीके के आर्टिकल्स में बदलाव करना है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पोस्ट से रिलेटेड बदलाव करना है, यूपीएससी के पोस्ट से रिलेटेड बदलाव करना है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के पावर फंक्शन ज्यूरिडिक्शन से रिलेटेड बदलाव करना है, तो आपको स्पेशल मेजॉरिटी से अमेंडमेंट पास करना होगा। एंड दैट स्पेशल मेजॉरिटी इज 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग ऑफ द पार्लियामेंट, एंड दिस काइंड ऑफ अमेंडमेंट कम्स अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक और तरीके का अमेंडमेंट है, जो फेडरल फीचर्स हैं हमारे संविधान के अंदर, अगर उनको बदलना है तो उसके लिए भी स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। लेकिन सिर्फ स्पेशल मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट से काम नहीं चलेगा। स्पेशल मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट के अलावा रेटिफिकेशन ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, तो कम से कम आधे लेजिस्लेचर्स उसको सिंपल मेजॉरिटी से अगर पास कर दें, तब जा करके उस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास हो पाएगा और संविधान में बदलाव किया जाएगा। तो मैं एक बार जल्दी से रिवाइज करा देता हूं कि संविधान में बदलाव करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए दो तरीके हैं, एक है सिंपल मेजॉरिटी, दूसरा है स्पेशल मेजॉरिटी, और एक तीसरा भी कह सकते हैं स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट्स। ये जो सिंपल मेजॉरिटी वाली अमेंडमेंट्स हैं, दे आर नॉट कंसिडर्ड अंडर एम्बिट ऑफ आर्टिकल 368, और इसमें जो नॉट वेरी सिग्निफिकेंट प्रोविजंस हैं जैसे स्टेट्स के नाम बदलना या नया स्टेट इस्टेब्लिश करना, ये सब किया जाता है। इसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल रखा जाता है वो रखा जाता है अंडर दिस प्रोविजन ओनली, सिंपल मेजॉरिटी से पास करके, एंड सच काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट डज नॉट कम अंडर आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 के अंदर कुछ सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट्स अगर करने हैं तो वो आर्टिकल 368 के अंतर्गत अमेंडमेंट होते हैं, और सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट को पास करने के लिए दो प्रोविजंस हैं। एक, अगर वो प्रोविजन जिसके थ्रू अमेंडमेंट लाया जा रहा है उसका कोई बहुत ज़्यादा फेडरल फीचर या फेडरल सेटअप पे इम्पैक्ट नहीं है, तो फिर उसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट ली जाएगी, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। लेकिन अगर उसका कुछ फेडरल इम्पैक्ट भी है, पावर फंक्शंस एंड ज्यूरिडिक्शन ऑफ द स्टेट्स पे भी अगर इम्पैक्ट पड़ रहा है, जैसे जीएसटी लाया गया था, जैसे अगर हाई कोर्ट के पावर फंक्शंस में अगर कुछ बदलाव करने हैं, तो उसके लिए जो अमेंडमेंट लाया जाता है दैट इज ऑल्सो अंडर आर्टिकल 368,
but that should be passed by special majority in the parliament, plus it must be ratified by half of the states. इस टॉपिक के बेसिस पे ये फिल्म्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट इंडिया एंड मल्टीपोलर वर्ल्ड. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू. कुछ टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं. यूनिपोलर वर्ल्ड क्या होता है, बाईपोलर वर्ल्ड क्या होता है, या मल्टीपोलर वर्ल्ड क्या होता है. वैसे तो नेम इटसेल्फ इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. यूनिपोलर वर्ल्ड मींस देयर इज वन हेजेमन, मतलब वन सुपर पावर in the global order which manages the global order across the world. उसको कभी कभार ग्लोबल पुलिसमैन भी कह देते हैं. यूनिपोलर वर्ल्ड की खासियत ये होती है कि जिसमें बस एक सुपर पावर होता है और बाकी सारे जो कंट्रीज हैं उसके डायरेक्टिव्स को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मानते हैं, बिकॉज दैट कंट्री जिसको हम लोग सुपर पावर कह रहे हैं उसकी हेजेमनी है ग्लोबल ऑर्डर में. हेजेमनी मतलब अनक्वेश्चनड सुप्रीमेसी. यूनिपोलर के अलावा दूसरा जो ग्लोबल ऑर्डर जिस तरीके का हो सकता है उसको हम लोग कहते हैं बाईपोलर वर्ल्ड, जहां पे दो मेजर सुपर पावर हैं. द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू पोल्स ऑफ पावर. और मल्टीपोलर ग्लोबल ऑर्डर मतलब देयर आर मेनी पावर्स और पावर इन ग्लोबल ऑर्डर इज नॉट कंसंट्रेटेड एट फ्यू लोकेशंस या फिर फ्यू कंट्रीज. इस तरीके ग्लोबल ऑर्डर कहा जाता है मल्टीपोलर ग्लोबल ऑर्डर या मल्टीपोलर वर्ल्ड. इस तरीके के ग्लोबल ऑर्डर को डेमोक्रेटिक ग्लोबल ऑर्डर भी कह सकते हैं. अब अगर दुनिया भर के ग्लोबल पॉलिटिक्स की अगर हम लोग हिस्टोरिकल स्टडी करें, क्रोनोलॉजिकल स्टडी करें, तो हमें रियलाइज होगा कि जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ 1945 में, 1945 से लेकर के 1991 तक वर्ल्ड इंटर्ड इनटू द स्टेज ऑफ कोल्ड वॉर राइवलरी. एंड पूरी दुनिया को आप कह सकते हैं कि इट स्टार्टेड विटनेसिंग बाईपोलर ग्लोबल ऑर्डर या बाईपोलर वर्ल्ड, क्योंकि वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू यूएस एंड यूएसएसआर ब्लॉक. लेकिन 1991 में यूएसएसआर गॉट डिसइंटीग्रेटेड एंड यूएस इमर्ज्ड टू बी अनक्वेश्चनड सुपर पावर या हेजेमन. तो 1991 से लेकर के साल 2000 तक आप कह सकते हैं कि द वर्ल्ड ग्लोबल ऑर्डर टर्न यूनिपोलर. लेकिन 2001 में दो इंसिडेंट्स हुए. एक तो यूएस के ऊपर टेरर अटैक, और उस टेरर अटैक के कारण कहीं ना कहीं यूएस की सुप्रीमेसी क्वेश्चनड हुई. और यूएस ने फिर जब इंटरवीन किया अफगानिस्तान में इन ऑर्डर टू कर्ब तालिबान एंड नैब ओसामा बिन लादेन, तो उस कारण से यूएस का कहीं ना कहीं जो मिलिट्री पावर था वो थोड़ा सा वो क्वेश्चन हुआ उसकी सुप्रीमेसी, क्योंकि सबको लगा था कि ओसामा बिन लादेन को तो लोग 2 महीने में पकड़ लेंगे, पूरे तालिबान को 2 महीने में खत्म कर देंगे. ऐसा कर नहीं पाए. तो इस कारण से अमेरिका की जो मिलिट्री माइट को लेकर के इमेज थी पूरे दुनिया भर में पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में, वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन हुई. और चाइना ने फिर जब ये सिचुएशन देखा तो चाइना स्टार्टेड असर्टिंग इट्स पावर इन इंडो पैसिफिक रीजन, स्पेशली साउथ चाइना सी, and asserted its power by drawing the artificial 9-dash line, arbitrary 9-dash line and all. तो एक तरफ यूएस का थोड़ा सा डिक्लाइन बिकॉज ऑफ 9/11 अटैक ऑन यूएस, और दूसरी तरफ चाइना का असर्शन ऑफ पावर. इसने रसिया का भी कॉन्फिडेंस बढ़ाया. रसिया ऑल्सो स्टार्टेड टू रिवाइव इट्स लॉस्ट ग्लोरी दैट इट यूज टू हैव ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर टाइम. इसीलिए रसिया अंडर व्लादिमीर पुतिन इज नोन एज रिवाइवलिस्ट पावर. और इस तरीके से दुनिया भर में अलग अलग मेजर पावर्स इमर्ज होने लगे. अमेरिका का स्टेचर थोड़ा डिक्लाइन हुआ, चाइना और रसिया राइज होने लगे. चाइना वाज असर्टिंग इट्स पावर, रसिया वाज लुकिंग टू रिवाइव इट्स लॉस्ट ग्लोरी. और भारत, ब्राजील, साउथ अफ्रीका जैसे देश भी इमर्ज हुए. इनको कहा जा सकता है आज मिडिल पावर्स. इंटरनेशनल रिलेशंस में ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है. तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि 21st सेंचुरी बिकेम एन एज ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड. तो पहले बाईपोलर, फिर 10 साल के लिए यूनिपोलर, फिर मल्टीपोलर. अब उसी कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल है. ये आर्टिकल कहता है कि इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में, ये आर्टिकल ऐसे आप देखो पूरा हेडिंग है नेविगेटिंग अ मल्टीपोलर वर्ल्ड. तो अभी हम लोग जिस दुनिया में रह रहे हैं ये एक मल्टीपोलर वर्ल्ड है. इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में भारत किस तरीके से अपने आप को मैनेज कर रहा है, अपनी फॉरेन पॉलिसी को मैनेज कर रहा है. तो इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में जहां पे देयर आर सेवरल पावर सेंटर्स, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है मल्टी अलाइनमेंट की. मतलब सबके साथ पॉजिटिव एंगेजमेंट करेंगे, बट किसी एक ग्रुप के साथ अपने आप को पूरी तरीके से कमिट नहीं करेंगे, ताकि हम परमानेंट साइडिंग ना करें.
अदरवाइज होता क्या है, फिर वी बिकम द पार्ट ऑफ पावर ब्लॉक एंड देन वी लूज आवर ऑटोनॉमी। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के लिए जरूरी है कि इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में हम लोग मल्टी अलाइनमेंट करें, सबके साथ इंटीग्रेटेड रहें। और उसी कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल कहता है कि इंडिया with respect to South Asia is trying to engage with its partners like Bhutan, Bangladesh, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका। पाकिस्तान को छोड़ दिया जाता है क्योंकि पाकिस्तान के तरफ से टेरर प्रमोट करने के कारण, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के कारण इंडिया हैज बीन फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ आइसोलेटिंग पाकिस्तान इन साउथ एशिया। तो बाकी सारे देशों के साथ हम लोग साउथ एशिया में इंटीग्रेट कर रहे हैं थ्रू आवर पॉलिसीज का नाम है नेबर फर्स्ट पॉलिसी। वहीं जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके साथ, उनको कहा जाता है कभी कभार ग्लोबल साउथ। तो ग्लोबल साउथ कंट्रीज के साथ इंडिया इज कोऑर्डिनेटिंग, पार्टिसिपेटिंग थ्रू प्लेटफॉर्म्स लाइक G20। G20 प्रेसिडेंसी जो भारत की थी साल 2023 में, उसमें इंडिया ने ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस स्टार्ट किया इन ऑर्डर टू डेवलप कोऑर्डिनेशन विद G20 कंट्रीज। तो G20 में सिर्फ डेवलपिंग नहीं है, डेवलप्ड कंट्रीज भी हैं। तो G20 इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ कोऑपरेटिंग विथ मेजर पावर्स या सुपर पावर्स अलोंग विथ मिडिल पावर्स। उसके अलावा वी हैव बीन मेंटेनिंग अ प्रिंसिपल्ड एंगेजमेंट एंड डिसएंगेजमेंट विथ मेजर पावर्स ऑफ द वर्ल्ड। जैसे यूएस एंड इट्स यूरोपियन अलाइज के लिए इंडिया हैज बीन फॉलोइंग क्वाड, I2U2, IPEF, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर। तो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम की मैं बात कर रहा हूँ, जिसका मेन गोल है चाइना को काउंटर करना। I2U2 जिसको वेस्ट एशिया क्वाड कहा जाता है, इंडिया, इजराइल, यूएस, यूएई, और क्वाड तो आपको पता ही है, इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। तो ये सब ग्रुप्स को देख करके लगेगा कि इंडिया इज बीइंग पार्ट ऑफ एंटी चाइना क्लब, लेकिन एट द सेम टाइम वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ ब्रिक्स एंड SCO, जहां पे रसिया और चाइना भी हैं। इंडिया हैज रिफ्यूज टू बी पार्ट ऑफ NATO प्लस ग्रुप, जो सजेशन आया था यूएस की तरफ से कि हम लोग NATO प्लस को ज्वाइन कर ले। तो हम लोग एक मल्टी अलाइनमेंट अप्रोच रख रहे हैं इन दिस मल्टीपोलर वर्ल्ड, सबके साथ इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन किसी के साथ अपने आप को परमानेंट कमिट नहीं करेंगे। साउथ एशिया में एक बस हमारा डिक्लेयर्ड, आप कह सकते हैं, हॉस्टाइल नेशन है पाकिस्तान, बाकी हम सबके साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं। बाकी G20 प्लेटफॉर्म के थ्रू भी हम लोग मेजर पावर और मिडिल पावर्स के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं। उसके अलावा जो मेजर पावर्स हैं यूएस और इट्स एलाइज, उसके साथ भी इंटीग्रेट कर रहे हैं, चाइना और रसिया के साथ भी इंटीग्रेट कर रहे हैं थ्रू प्लेटफॉर्म्स लाइक ब्रिक्स एंड SCO, बट वी रिफ्यूज टू बी पार्ट ऑफ NATO ग्रुप। दिस इज एन इंडिकेटर कि इंडिया डज नॉट वांट टू अलाइन इटसेल्फ परमानेंटली विथ अ पर्टिकुलर पावर ब्लॉक। जो मिडिल पावर्स हैं, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, इनके साथ हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं थ्रू प्लेटफॉर्म्स लाइक G20, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट प्लेटफॉर्म, या G77। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर साहब ने कहा है कि भारत की पॉलिसी अगले 5 सालों में होने वाली है टू इमर्ज एज विश्व बंधु, फ्रेंड ऑफ ऑल। तो जो डोमेस्टिक पॉलिसी है हमारी, सबका साथ सबका विकास, वही पॉलिसी फॉरेन लेवल पे भी या ग्लोबल लेवल पे भी इंडिया अडॉप्ट करने वाला है, वेयर वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू बी फ्रेंड ऑफ ऑल, सबका साथ सबका विकास, विश्व बंधु। तो ये टर्म जब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर साहब ने खुद कहा है तो आपको इस्तेमाल करना चाहिए आंसर राइटिंग में। कहीं कंक्लूजन में या इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं कि इंडियाज फॉरेन पॉलिसी गोल्स इन कमिंग ईयर्स इज टू इमर्ज एज विश्व बंधु। एंड विश्व बंधु के लिए इंडिया जो अप्रोच अपना रहा है वो है मल्टी अलाइनमेंट। और मल्टी अलाइनमेंट अप्रोच जरूरी क्यों है? बिकॉज द वर्ल्ड इज नाउ इन अ मल्टीपोलर ऑर्डर, और मल्टीपोलर ऑर्डर में अगर हमें अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखनी है तो हमें सबके साथ कोऑर्डिनेट करना होगा। किसी एक ग्रुप के साथ परमानेंट साइड करने से हम ऑटोनॉमी लूज कर सकते हैं। तो ग्लोबल साउथ के बारे में, जैसा कि मैंने आपको कहा कि इंडिया इज लुकिंग फॉरवर्ड टू इंटीग्रेट विद ग्लोबल साउथ ऑल्सो, तो ग्लोबल साउथ के बारे में मैं जल्दी से रिवाइज करा देता हूं आपको। देखिए, अगर पूरी दुनिया भर को देखा जाए ज्योग्राफिकली, तो उनके बीच में एक इस तरीके की लाइन बनाई जा सकती है, जिस लाइन को कभी कभार द ब्रांट लाइन भी कहते हैं, या इसको कभी कभार नॉर्थ साउथ डिवाइड लाइन भी कहते हैं। नॉर्थ में, इस लाइन से नॉर्थ में जितने भी देश हैं वो रिच डेवलप्ड कंट्रीज हैं, मोर डेवलप्ड कंट्रीज, जबकि इस लाइन से साउथ में जो हैं वो लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं। सीधा सीधा नॉर्थ हेमिस्फीयर या साउथ हेमिस्फीयर नहीं है। आप देखिए, ऑस्ट्रेलिया भी इस लाइन के हिसाब से ग्लोबल नॉर्थ में आता है, जबकि ज्योग्राफिकली ऑस्ट्रेलिया इज इन सदर्न हेमिस्फीयर। तो ग्लोबल नॉर्थ या ग्लोबल साउथ
नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या सदर्न हेमिस्फीयर नहीं है, बट एक लाइन है, इमेजिनरी लाइन, जिसको ब्रांट लाइन भी कहते हैं, विच डिवाइड्स द वर्ल्ड कंट्रीज बिटवीन द डेवलप्ड एंड लेस डेवलप्ड कंट्रीज। और इस लाइन को कहा जाता है नॉर्थ साउथ डिवाइड लाइन। इस साइड में जितने भी देश हैं इनको कहा जाता है ग्लोबल नॉर्थ, दैट मीन्स मोर डेवलप्ड कंट्रीज, और इधर जो भी देश हैं उनको कहा जाता है ग्लोबल साउथ, मतलब लेस डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग या फिर LDC, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। एंड दिस लाइन इज नोन एज नॉर्थ साउथ डिवाइड लाइन। बट इसको पहली बार जर्मन चांसलर ब्रांट ने दिया था, विली ब्रांट ने दिया था 1980s में, इसीलिए इसको कभी कभार ब्रांट लाइन भी कहते हैं। तो भारत का ये जो अप्रोच है मल्टी अलाइनमेंट का, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि भारत को विश्व बंधु की तरह डेवलप करे, इमर्ज करे हमारे इमेज को। लेकिन ये जो अप्रोच है हमारा मल्टी अलाइनमेंट का, ये कभी कभार क्रिटिसाइज भी किया जाता है एज इनडिसाइसिवनेस, कि हम लोग को खुद ही क्लियर नहीं है कि हम क्या चाहते हैं। वी डू नॉट हैव क्लैरिटी विथ रिस्पेक्ट टू आवर फॉरेन पॉलिसी। तो इसको लेकर के प्रश्न आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है कि इंडियाज फॉरेन पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट या मल्टी अलाइनमेंट, कोल्ड वॉर के टाइम में था नॉन अलाइनमेंट, अब है मल्टी अलाइनमेंट, इसका क्या फायदा है और क्या नुकसान है। सबसे बड़ा नुकसान यही है कि हम लोग इनडिसाइसिव अपीयर होते हैं, वी डू नॉट हैव प्रॉपर गोल। बट कंक्लूजन में आपको यही लिखना है कि ये सारे अप्रोच जो है महत्वपूर्ण है भारत के लिए, क्योंकि इट हेल्प्स इंडिया इन मेंटेनिंग आवर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। The next topic is about power market in India. This topic is important from our syllabus GS paper 3 infrastructure point of view, especially with respect to Indian economy. देखिए, पावर सेक्टर से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर समझते हैं, कैसे पावर जनरेट होता है और ट्रांसमिशन होता है। तो पावर प्लांट होगा, फिर पावर प्लांट से फिर ट्रांसमिशन सब स्टेशन होते हैं। ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर होता है ये डेवलप करते हैं जेनकॉम्स। जेनकॉम्स को शॉर्ट में कहें तो जेनकॉम्स शॉर्ट होता है ऑफ जनरेटिंग कंपनीज, पावर जनरेटिंग कंपनीज को शॉर्ट में कहते हैं हम लोग जेनकॉम। दे जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एंड दे सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू डिस्कॉम्स। डिस्कॉम्स होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। तो जैसे असम की अगर बात कर ली जाए तो असम के अंदर APGCL, असम पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड इज एग्जाम्पल ऑफ जेनकॉम। वो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेगा, पावर प्लांट लगाएगा, ट्रांसमिशन सब स्टेशन बिछाएगा। और फिर होते हैं डिस्कॉम्स, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ऑफ पावर। वो उनका काम होता है सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू होम्स, घरों में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे। इसका एग्जांपल हो गया APDCL, असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड। अब कैसा है कि जेनकॉम्स और डिस्कॉम्स के बीच में होता है पावर एग्रीमेंट, जिसके अंतर्गत फिर जेनकॉम्स, ये पावर जनरेटिंग कंपनियां डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को पावर बेचती हैं। तो हाउ पावर कैन बी परचेज्ड बाय डिस्कॉम्स, एक तो ट्रेडिशनल तरीका है जिसको हम लोग कहते हैं परचेजिंग पावर एग्रीमेंट, PPA। इसके अंतर्गत लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं जेनकॉम एंड डिस्कॉम 25 साल के। ट्रेडिशनली तो अभी तक यही चलता रहा है हमारे देश के अंदर, पावर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर में जेनकॉम और डिस्कॉम्स के बीच में होता है PPA, 25 साल का एग्रीमेंट, जिसमें किस रेट पे पावर बेचेगा जेनकॉम टू डिस्कॉम्स वो पहले ही डिसाइड हो जाते हैं, कितना पावर बेचेगा ये सब डिसाइड हो जाता है। बट अब ये जो मॉडल है वो थोड़ा क्रिटिसाइज हो रहा है फॉर बीइंग इनफ्लेक्सिबल, क्योंकि 25 साल बहुत लंबा समय होता है। पावर जो पूरा का पूरा सेटअप है या पावर सेक्टर है ये काफी डायनेमिक है, इट इज कोर एज फार एज इकोनॉमी ग्रोथ इज कंसर्न। तो उसका डायनेमिक होना और डिमांड के हिसाब से पावर सप्लाई होते रहना काफ़ी ज़रूरी है। और पावर प्रोडक्शन अगर और पावर सप्लाई अगर डायनेमिक तरीके से ना हो तो देश की इकोनॉमिक ग्रोथ सफ़र कर सकती है। मॉडर्न टाइम में पावर रिक्वायरमेंट जो है वो काफ़ी फ्लक्चुएट भी कर रहा है, क्योंकि गर्मी के दिनों में एक्सेसिव कूलिंग रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है तो सारे घरों में ACs आ रहे हैं। तो इस कारण से ये जो मॉडल है इट इज़ प्रूविंग आउट टू बी इनसफिशिएंट, बिकॉज इट इज़ नॉट फ्लेक्सिबल, इट इज़ रिजिड एंड इज नॉट सुटेबल टू मीट पावर डिमांड इन करेंट टाइम्स, क्योंकि गर्मी के दिनों में पावर डिमांड हेवली फ्लक्चुएट कर रहा है। और वैसे टाइम में एक फिक्स्ड अग्रीमेंट बिटवीन डिस्कॉम्स एंड जेनकॉम्स एंड दैट टू फॉर 25 years इज नॉट गोइंग टू एड्रेस द करेंट डायनेमिक नीड्स ऑफ द पावर। उसके अलावा जेनकॉम और डिस्कॉम के बीच में फ्रीक्वेंट डिस्प्यूट्स भी होते रहते हैं कि आपने ये रेट कहा था लेकिन अब ये रेट बदल गया है, क्योंकि जेनकॉम्स के लिए जो खर्चा है पावर प्रोड्यूस करने का वो बदल रहा है और 25 साल के लिए एग्रीमेंट साइन कर पाना काफ़ी कठिन है। तो जेनकॉम्स और डिस्कॉम्स के बीच में डिस्प्यूट्स भी काफ़ी देखने को मिलते हैं हाल फिलहाल में। अब एक दूसरा मॉडल इमर्ज हो रहा है, रिलेटिवली नया है पावर मार्केट के लिए, जिसको कहा जाता है पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। पावर एक्सचेंज जैसे स्टॉक मार्केट होता है वैसे
पावर एक्सचेंज मार्केट है, जहां पे पावर रिलेटेड डिमांड और सप्लाई बेस्ड खरीद बेच हो सकती है। पावर बेचने वाली कंपनियां हैं, पावर खरीदने वाली कंपनियां हैं, दोनों मिलेंगी और नेगोशिएट करके पावर खरीद बेच सकती हैं। पावर एक्सचेंजेस मेनली तीन हैं अभी भारत के अंदर। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड, जो 90% मार्केट शेयर है जिसके पास, पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड एंड हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज लिमिटेड। ये जो पावर एक्सचेंजेस हमारे देश के अंदर बनाए गए हैं, दे हैव बीन क्रिएटेड एज पर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट ऑफ 2003। ये जो पावर एक्सचेंजेस हैं, दे आर क्वाइट डायनेमिक, और ये रियल टाइम मार्केट में भी है। मतलब अभी एग्रीमेंट साइन कीजिए, अभी इमीडिएट सप्लाई हो जाएगा पावर का। ये समझिए जैसे ओला उबर है, वहाँ पे हम लोग जिनको कैब चाहिए वो भी हैं, जिनको कैब सर्विस सप्लाई कर रहे हैं वो भी हैं, और डिमांड सप्लाई के बेसिस पे तुरंत डिसाइड हो जाता है, और आप कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स हो जाता है। वैसे ही ये पावर एक्सचेंज मार्केट है। पावर एक्सचेंज मार्केट में आप एकदम बायर कंज्यूमर्स एक जगह है, सप्लायर्स एंड कंज्यूमर्स एक जगह हैं एक्सचेंज मार्केट में। और रियल टाइम मार्केट में भी अग्रीमेंट हो सकता है। डे अहेड मार्केट मतलब आज एग्रीमेंट साइन कीजिए, कल से पावर सप्लाई हो जाएगा। टर्म अहेड मार्केट मतलब आज एग्रीमेंट साइन कीजिए, टर्म डिसाइडेड रहता है 3 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, ऐसे मार्केट, ऐसे करके इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई शुरू हो जाएगी। तो ये जो पावर एक्सचेंजेस ऑफ इंडिया इमर्ज हो रहे हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू मीट द फ्लक्चुएटिंग डिमांड ऑफ पावर इन द कंट्री, स्पेशली इन द समर टाइम, बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड राइजिंग कूलिंग रिक्वायरमेंट्स। तो इस कारण से सरकार अब सोच रही है कि पावर एक्सचेंजेस को और ज़्यादा प्रमोट किया जाए, जबकि जो परचेजिंग पावर एग्रीमेंट्स हैं इनको भी थोड़ा सा डायनेमिक बनाया जाए। 25 साल का एग्रीमेंट एक तो वे टू लॉन्ग हो गया। अगर 25 साल के एग्रीमेंट साइन भी हो रहे हैं, उसमें भी बीच बीच में नॉर्म्स, टर्म्स एंड कंडीशंस को बदलने के लिए क्लॉज इंसर्ट किए जाए, ताकि जेनकॉम्स और डिस्कॉम्स के बीच में फ्रीक्वेंट डिस्प्यूट ना हो। The next article is about GST Council meet. This topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. देखिए, जीएसटी हमारे देश के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। जीएसटी इज इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म सिस्टम। पहले कई सारे तरह के टैक्स कलेक्ट किए जाते थे इनडायरेक्ट टैक्स में, जैसे सर्विस टैक्स हो गया, सेल्स टैक्स हो गया, अगर विद इन द स्टेट है तो वैट हो गया, अगर इंटर स्टेट है तो सेंट्रल सेल्स टैक्स हो गया। तो मल्टीपल टाइप ऑफ टैक्सेस वे आर लीडिंग टू मल्टीपल प्रॉब्लम्स, कास्केडिंग ऑफ टैक्स, टैक्स ओवर टैक्स, डबल काउंटिंग ऑफ टैक्स, टैक्स ऑन इंटरमीडियरी, सच प्रॉब्लम्स वे आर विटनेस्ड। जीएसटी का कॉन्सेप्ट मैं सिखाता हूँ इन द क्लास। आई जस्ट होप आपको याद आ रहा होगा, प्रीलिम्स क्रैश कोर्स के दौरान मैंने कराया था, द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द इनडायरेक्ट टैक्सेस बिफोर जीएसटी। टैक्स ऑन टैक्स, जिसको हम लोग कहते हैं कास्केडिंग ऑफ टैक्स, डबल काउंटिंग ऑफ टैक्स एंड टैक्स ऑन इंटरमीडियरीज। तो जीएसटी ने इन सारे प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया विद हेल्प ऑफ 101st अमेंडमेंट एक्ट इन 2016, जब जीएसटी का कॉन्सेप्ट लाया गया, इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म। अभी जीएसटी के साथ साथ एक और सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक बॉडी बनाई गई जिसका नाम है जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल को क्रिएट किया गया एज पर आर्टिकल 279 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो दैट मेक्स इट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। 1/2 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल इज द कोरम, यानी कि जब तक आधे मेंबर्स मिलेंगे नहीं तब तक जीएसटी काउंसिल की मीट नहीं हो सकती। जीएसटी काउंसिल के मेंबर्स कौन कौन हैं वो भी देखते हैं। चेयरमैन इज यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, जबकि स्टेट्स के जो फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं वो उनके मेंबर्स होते हैं, और उनमें से किसी एक को बना दिया जाता है एज वाइस चेयरपर्सन। तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इज चेयरपर्सन, और बाकी स्टेट के जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं वो हो गए मेंबर्स ऑफ जीएसटी काउंसिल, उनमें से किसी एक को बना दिया जाता है वाइस चेयरपर्सन। अभी जीएसटी काउंसिल में जो भी फैसला होता है वो होता है वोटिंग के बेसिस पे, लेकिन यहाँ पे वोटिंग जो है, वोटिंग पावर जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो वोटिंग राइट्स हैं वो 1/3 है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का अकेला वोट का पावर होगा 33%, बाकी सारी स्टेट्स का वोट पावर मिला करके होगा 66.66%। तो उस हिसाब से आप देख लीजिए जितने स्टेट्स हैं, 66.66% डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टेट्स, वो हो गया एक स्टेट का वोटिंग पावर। अब जीएसटी काउंसिल में कोई भी फैसला होता है वोटिंग के बेसिस पर, वहां पे 75% वोट्स अगर फेवर में पड़ेंगे तभी जाकर के वो फैसला एक्सेप्ट होगा जीएसटी काउंसिल के प्लेटफॉर्म पे। तो टेक्निकली यूनियन गवर्नमेंट के पास वीटो पावर आ गया, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट के पास 33% वोट्स हैं। तो अगर यूनियन गवर्नमेंट ने किसी भी प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया और बाकी सारे स्टेट्स अगर उस प्रपोजल को सपोर्ट भी कर रहे हैं, तभी सारे स्टेट्स का मिला करके वोटिंग कितना होगा, 66%।
जबकि कोई भी प्रपोजल पास होने के लिए कितना वोट चाहिए, 75%। तो इस कारण से आप कह सकते हैं कि जीएसटी काउंसिल में यूनियन गवर्नमेंट का वीटो पावर है, विच हैज बीन सीन एज अगेंस्ट अगेन एंटी फेडरल फीचर, कि भारत सरकार अकेले ही अगर चाहे तो किसी भी प्रपोजल को रिजेक्ट कर सकती है। तो जीएसटी रिफॉर्म्स 2016 में लाए गए इनडायरेक्ट टैक्स में बदलाव करने के लिए, ताकि इनडायरेक्ट टैक्स को स्ट्रीमलाइन किया जा सके और जीएसटी को टाइम टू टाइम जीएसटी के अंतर्गत सही फैसले लिए जा सकें, ताकि जीएसटी करंट नेसेसिटीज को मीट करता रहे। उसके लिए बनाई गई जीएसटी काउंसिल, और जीएसटी काउंसिल की टाइम टू टाइम मीटिंग होती है। उसी से रिलेटेड ये करंट न्यूज है। हाल फिलहाल में 53rd मीटिंग ऑफ जीएसटी काउंसिल हुई है, हेडेड बाय और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी। जीएसटी काउंसिल किन किन मुद्दों पर फैसला करती है, तो किसी प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी रेट्स अगर बदलना है, मान लीजिए 5% के कैटेगरी से बढ़ा करके उसको 12 में डालना है, या फिर स्टेट या सेंटर के बीच में कोई डिस्प्यूट है विथ रिस्पेक्ट टू जीएसटी एंड ऑल, जीएसटी फंक्शनिंग में कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस करने हैं, तो फिर जीएसटी काउंसिल इन सारे मुद्दों पर फैसला करती है। और कैसे फैसला करती है, वोटिंग की मदद से। और वोटिंग में सेंट्रल गवर्नमेंट का वोटिंग शेयर है 33%, गिविंग वीटो पावर। दैट इज अ कंसर्न। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे इशू रेज किया है कि जीएसटी इटसेल्फ इज मैनिफेस्टिंग एंटी फेडरल फीचर। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट करंट अकाउंट सरप्लस फॉर इंडिया। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। आई होप आपको एक्सटर्नल सेक्टर में जो भी मैं कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ वो थोड़ा याद है। कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो साल भर में एक देश का कितना ट्रांजेक्शन होता है विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इस कलेक्टिवली नोन एज बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट आई होप आपको याद आ रहा होगा, जिस ट्रांजैक्शन के कारण कोई एसेट या लाइबिलिटी बने या कम हो। इसके अंतर्गत एफडीआई, एफआईआई या एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग, ये सब कैपिटल अकाउंट के अंदर आते हैं। जबकि करंट अकाउंट के अंदर ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज ये मेजर कंपोनेंट होता है, ट्रेड। और इसके अलावा कुछ अदर कंपोनेंट्स भी होते हैं, जैसे ट्रांसफर, अर्निंग, रेमिटेंसेज एंड ऑल। आई होप आपको, जिनको भी मैंने एक्सटर्नल सेक्टर पढ़ाया है, आपको याद आ रही होंगी चीजें। अभी करंट अकाउंट, ये वाला जो अकाउंट होता है, इसमें मेनली आई एम नॉट सेइंग ओनली, बट मेनली होता है ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, मेजर कंपोनेंट, कि हमारा देश ने कितना सामान एक्सपोर्ट किया दुनिया को और कितना सामान इंपोर्ट किया गुड्स एंड सर्विसेज के फॉर्मेट में। और उसका जो डिफरेंस होता है, दैट इज लीडिंग टू करंट अकाउंट सरप्लस या करंट अकाउंट डेफिसिट। अगर हमने ज्यादा वैल्यू का सामान एक्सपोर्ट किया और कम वैल्यू का इंपोर्ट किया है, तो वी विल हैव करंट अकाउंट सरप्लस। लेकिन अगर ज्यादा वैल्यू का सामान, गुड्स या सर्विसेज इंपोर्ट किया और कम वैल्यू का एक्सपोर्ट किया है ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, देन दैट विल लीड टू करंट अकाउंट डेफिसिट। इसी से रिलेटेड करंट न्यूज है, भारत 10 क्वार्टर के बाद अभी जाकर के करंट अकाउंट में सरप्लस रजिस्टर कर पाया है। तो ये जो मार्च वाला क्वार्टर बीता है, उसमें हमने करंट अकाउंट सरप्लस रजिस्टर किया है ऑफ अबाउट 0.6% ऑफ द जीडीपी, विच इन एब्सोल्यूट नंबर इज 5.7 बिलियन। तो करंट अकाउंट में हमने जितना सामान इंपोर्ट किया है उससे ज्यादा एक्सपोर्ट किया है। करंट अकाउंट में आप पहले इस बात का ध्यान रखना कि करंट अकाउंट इज नॉट ओनली गुड्स एंड सर्विसेज में ट्रेड। करंट अकाउंट इंक्लूड्स अदर सेगमेंट्स ऑल्सो, बट आई एम सेइंग मोस्टली इट इज अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज। तो मोटा मोटा आप ये कह सकते हैं कि करंट अकाउंट में जितना पैसा हमारे पास आया है, इट इज मोर देन द मनी दैट हैज गॉन आउटसाइड द कंट्री इन द मार्च क्वार्टर, एंड दैट इज व्हाई इंडिया हैज रजिस्टर्ड करंट अकाउंट सरप्लस। ये मुझे बस आप बताओ, जिन लोगों को भी मैं एक्सटर्नल सेक्टर पढ़ा चुका हूं, क्या आपको रिवाइज हो रहा है करंट अकाउंट डेफिसिट और करंट अकाउंट सरप्लस वाला कॉन्सेप्ट? वो जो मैंने आपको वो टैंक बना करके और इमेज बना करके सब सिखाया था, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, याद आ रहा है ना? तो उससे लिंक करके देख पा रहे हो? क्या ये बात समझ पा रहे हो कि करंट अकाउंट इज नॉट ओनली अबाउट ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, बट मोस्टली अबाउट ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज। फिर क्लास में मैंने आपको ये भी सिखाया था कि दो डेफिसिट्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं इंडियन इकोनॉमी के हेल्थ को लेकर के, फिस्कल डेफिसिट एंड करंट अकाउंट डेफिसिट, एंड दैट इज व्हाई टुगेदर दे आर नोन एज ट्विन डेफिसिट। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट हमने अभी कनाडा के साथ साइन नहीं किया है, तो करेक्ट आंसर वुड बी 1 एंड 2। और पूछा इसमें से नॉट ट्रू कौन है, दोनों ही गलत है, सो करेक्ट आंसर वुड बी बोथ। यहाँ पे गलती से मैंने डी लिख दिया है, आंसर वुड बी सी। नॉट ट्रू पूछा है, दोनों ही गलत है। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।